हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है बिहान स्टडी। आज हम करेंगे 6th क्लास की ज्योग्राफी जिसका चैप्टर नंबर है 5 और इसका नाम है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। पहले 4 चैप्टर हम कर चुके हैं, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अगर कोई भी बात पूछनी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव है। मानव यहाँ जीवित रह सकता है क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व भूमि, जल तथा हवा पृथ्वी पर क्या है मौजूद हैं। पृथ्वी पर ही क्या है जीवन संभव है। पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं। कौन कौन से घटक हैं तो वो हम आगे देखेंगे तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे क्या कहते हैं? भूमंडल। भूमंडल मतलब भू का मतलब है भूमि। गैस की परतें जो पृथ्वी के चारों ओर से घेरती हैं उसे क्या कहते हैं? वायुमंडल। जहाँ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और क्या है दूसरी गैसें पाई जाती हैं। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? जलमंडल। ठीक है। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं जैसे बर्फ, जल एवं जल वाष्प क्या है सम्मिलित हैं। जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं, जहाँ सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से मैं आपको इसका वो बना के दिखा सकती हूँ। आप ऐसे डायग्राम ऐसे बना सकते हैं अपनी बुक में, जैसे जलमंडल, स्थलमंडल और वायुमंडल, और इनसे सबसे बनकर क्या बना है? जैव मंडल। तो इस प्रकार से आप ऐसा डायग्राम बना के अच्छे से समझ सकते हैं कि ये क्या है। आगे देखते हैं। भूमंडल, यहाँ पर थोड़ा शब्दों को जान लेते हैं। शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई? ग्रीक भाषा से। लिथोस का क्या अर्थ है? पत्थर। एटमोस का क्या अर्थ है? वाष्प। ह्यूडर का क्या अर्थ है? जल। ठीक है। बायोस का अर्थ है जीवन। क्या आप इनमें से अधिक शब्द इनसे अधिक शब्द बना सकते हैं? हाँ, बिल्कुल बना सकते हैं। आगे है भूमंडल। पृथ्वी के ठोस भाग को क्या कहा जाता है? भूमंडल। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि पृथ्वी का जो ठोस भाग है उसे क्या कहते हैं, तो आप बताएंगे भूमंडल। यह भूपरपट्टी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है जिसमें जीवों के लिए क्या होते हैं? पोषक तत्व पाए जाते हैं। पृथ्वी की सतह 2 मुख्य भागों में बांटा जाता है। जो पृथ्वी की सतह होती है उनको कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। बड़े स्थलीय भूभाग को महाद्वीपों के नाम से जाना जाता है। जो बड़े बड़े भूभाग हैं तो उनको क्या कहते हैं? महाद्वीप। तथा बड़े जलाशयों को क्या कहते हैं? महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। विश्व के सभी महासागर आपस में क्या होते हैं? जुड़े हुए होते हैं। चित्र 5.1 जो कि आप आगे देखेंगे, ये वाला चित्र 5.1 में विश्व के मानचित्र को देखिए। क्या सभी स्थलीय भूभाग एक जल से आपस में क्या हुए हैं? जुड़े हुए हैं। समुद्री जल का तल सभी जगह क्या होता है? समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है जिसे शून्य माना जाता है। इस प्रकार से ये दिया गया है हमारा विश्व का मैप, और जिसमें क्या क्या दिखाया गया है, इसमें यहाँ पर दिखाया गया है ये वाला भाग है उत्तर अमेरिका और ये वाला दक्षिणी अमेरिका, क्योंकि यहाँ से ऐसे दिशा बनाकर आप ऊपर की तरफ उत्तर को, नीचे की तरफ दक्षिण को, तो इसे आइडिया लगा सकते हैं कि ये वाला उत्तर वाला भाग है और ये वाला दक्षिण वाला। ठीक है। आगे देखते हैं। ये हमारी कर्क रेखा गई हुई है, ये क्या गई है हमारी? कर्क। ये वाली कर्क रेखा, ये वाली मकर रेखा, ये वाली विषुवतीय रेखा, और ये क्या है हमारा? अफ्रीका। ठीक है। और ये हमारा क्या है? यूरोप। ये कौन सा सागर है? आर्कटिक। और ये क्या है बीच में? मकर रेखा और विषुवत वृत्त के बीच में क्या है? ये महासागर, और ये दक्षिण महासागर। इस प्रकार से आगे देखते हैं हम ये वाला पार्ट। तो हमारा भारत इसमें कहाँ पर है? ये देखो, ये वाला पार्ट, ये देखो, ये ऊपर की तरफ हिमालय पर्वत लिखा है और यहीं पर हमारे क्या है? पर्वत है। ये क्या है? एशिया। हम एशिया के दक्षिण में पड़ते हैं और ऑस्ट्रेलिया के कहाँ? उत्तर में। ये ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है।
और आगे देखते हैं, ये प्रशांत महासागर दिया है। इस प्रकार से आप इसको आसानी से समझ गए होंगे। ये देखो, ये उत्तरी अमेरिका का कौन सा पर्वत है? रॉकी पर्वत। ठीक है, ये कौन सा पर्वत है? अल्पेशियन पर्वत। ये कहाँ पर है? अगर आपसे पूछे तो आप बता सकते हैं उत्तर अमेरिका में। तो इस प्रकार से हम आगे देखते हैं क्या दिया गया है। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। तो आप इसमें क्या जा सकते हैं, इसमें जान सकते हैं कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,848। विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मेरियान गर्त है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि विश्व का सबसे गहरा भाग कौन सा है, तो आप बताएंगे जो प्रशांत महासागर है ना, प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त। ठीक है, जिसकी गहराई कितनी है? 11,022 मीटर। क्या आपने कभी कल्पना की है कि समुद्र की गहराई पृथ्वी के सबसे ऊंचे भाग में इतनी अधिक भी हो सकती है? जी नहीं। आगे है महाद्वीप। पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। तो अब हम पढ़ेंगे महाद्वीपों के बारे में। ये विस्तृत जलराशि के द्वारा एक दूसरे से क्या है? अलग है। ये महाद्वीप हैं एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। तो आप इस प्रकार से इनको याद कर सकते हैं, जैसे उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, 2 आसानी से याद हो जाएंगे। उसके बाद एशिया, यूरोप और अफ्रीका, तीनों को कंबाइन कर लेना। कितने हो गए? 5। ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, जैसे ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ये ऐसे स्टार्ट होते हैं तीनों। यूरोप, एशिया। ओके। विश्व के मानचित्र को देखिए, क्या ध्यान दीजिए कि स्थल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। कौन है? एशिया। ठीक है, यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला हुआ है। कितने भाग में? कुल पृथ्वी के 1/3 भाग में यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है? पूर्वी गोलार्ध में। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर क्या करती है? गुजरती है। जो एशिया महाद्वीप है वो पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, और जो कर्क रेखा है इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है जो इसे यूरोप से अलग करता है। यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भाग को यूरेशिया भी कहा जाता है। तो मैं आपको चित्र दिखा देती हूँ, इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसा कि ये वाला भाग क्या दिया गया है? ये वाला एशिया दिया है। तो इसमें क्या बताया है कि यह विश्व का क्या है? 1/3 भाग है। तो इसके पश्चिम में क्या है? यूराल पर्वत। ठीक है, और ये 1/3 भाग पर है और सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसके उत्तर में क्या है? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये था हमारा महाद्वीप, एशिया महाद्वीप। और अगर हम यूरोप और एशिया को जोड़ें तो क्या बन जाएगा? यूरेशिया। और जो यूराल पर्वत है वो क्या करता है? यूरोप और एशिया को अलग करता है। ये यूरोप है, ये एशिया है। ठीक है, आगे देखते हैं। जो कर्क रेखा है इससे होकर गुजरती है। ये देखो, ये कर्क रेखा, ठीक है, इसके उत्तर से गुजरती है। ओके, आगे देखते हैं। यूरोप एशिया से बहुत छोटा है, ये तो हमने देखा ही अभी। यह महाद्वीप पश्चिम के एशिया के पश्चिम में स्थित है, ये भी देखा है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। जो आर्कटिक वृत्त है वो एशिया से होकर गुजरता है। यह 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। विश्व के मानचित्र को देखिए और इसकी स्थिति को पता लगाइए। ये देखो, ये क्या है? ये यूरोप है। ठीक है, इसकी ये क्या है? तीनों तरफ किसे? जल से भरा हुआ है। जो आर्कटिक महासागर है वो इसी के अंदर, इसी के आसपास फैला हुआ है। ठीक है, उसके बाद है अफ्रीका के बारे में 1-2 बातें जान लेते हैं। जैसे जो तीनों रेखाएं हैं, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा,
विषुवत रेखा मान लो, और मकर रेखा, तो ये इससे होकर गुजरती हैं। और जो नील नदी है वो भी कहाँ है? अफ्रीका में। विश्व की सबसे बड़ी नदियों में से आती है ये, ठीक है। और ये जो पर्वत है ये अफ्रीका के कहाँ है? दक्षिण में। ये यहाँ कौन सा मरुस्थल है? सहारा मरुस्थल, अफ्रीका में सबसे बड़ा मरुस्थल है, ठीक है। पढ़ते हैं इसके बारे में। अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया पहला है, अफ्रीका दूसरा है। विषुवत वृत्त या 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरते हैं। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। आप पाएंगे कि यही एक ऐसा महाद्वीप है जिसके होकर तीनों रेखाएं, मैंने बताया था करक, विषुवत और मकर, तीनों रेखाएं गुजरती हैं। सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे गर्म रेगिस्तान है, जो कहाँ है? अफ्रीका में। विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान। यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्री महासागरों से घिरा है। विश्व के मानचित्र को देखिए, आप देखेंगे कि विश्व की सबसे लंबी नदी नील अफ्रीका से होकर गुजरती है। अफ्रीका का मानचित्र देखिए तथा बताइए कि करक रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा इसके किन भागों से होकर गुजरती है। ये देखो, ये देखो, अफ्रीका तीनों से, ये दक्षिण से, ये सेंटर से और ये उत्तर से, ठीक है। आगे हम एक बार आगे बताया गया है इसके बारे में, उत्तर अमेरिका के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे ये चारों तरफ से किससे जल घिरा हुआ है? जल से। कर्क रेखा इसके दक्षिण भाग से गुजरती है। जो अल्पेशियन पर्वत है वो इसी में स्थित है। और यहाँ पर क्या है? इसके पश्चिम में रॉकी पर्वत, ठीक है, पूर्व में अल्पेशियन। तो आगे देखते हैं, पढ़ते हैं इसके बारे में क्या दिया गया है। ये तो हो गया था। उत्तर अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिण अमेरिका से के एक संकरे स्थान से जुड़ा हुआ है जिसे पनामा स्थल संधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यह दक्षिण अमेरिका में, जो दक्षिण अमेरिका है, एक संकरे स्थल से क्या हुआ है? जुड़ा हुआ है, मतलब थोड़ा सा जुड़ा हुआ है दक्षिण अमेरिका से, जिसे पनामा जल स्थल संधि कहा जाता है। यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिम गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा हुआ है। क्या आप इन महासागरों के नाम बता सकते हैं? जैसे यहाँ पर दिया गया है उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका। तो इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे स्थल संधि। स्थल संधि स्थल का एक संकरा भाग होता है जो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है। इसको क्या कहेंगे? स्थल संधि। ये उत्तरी अमेरिका और ये दक्षिण अमेरिका। जल संधि पानी का संकरा भाग होता है। जो जल संधि होती है वो क्या होता है? पानी का संकरा भाग। और स्थल संधि वो भूमि का संकरा भाग, ठीक है। जो 2 बड़ी जलराशि जैसे समुद्रों तथा महासागरों में एक दूसरे से क्या होता है? जोड़ता है, ठीक है, उसे क्या कहेंगे? जल संधि। ये देखो, श्रीलंका के बीच और भारत के बीच क्या दिखाई गई है? जल संधि। ये बंगाल की खाड़ी है, ये अरब सागर है और ये क्या है? लक्षद्वीप। भारत एवं श्रीलंका के बीच स्थित जल संधि का नाम बताओ। तो हम जान लेंगे, और अगर आपको पता है तो आप इसको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बाद में बता दूंगी। आगे है दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिण गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। इसमें पूर्व एवं पश्चिम में कौन से 2 महासागर हैं? विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से दक्षिण में फैली हुई है। दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन बहती है। तो देखते हैं, जैसा कि ये दिखाया गया है, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है एंडीज पर्वत, अमेजन नदी, और ये कहाँ है? ये उत्तर में है, उत्तर पश्चिम में, ठीक है। और ये 3 तरफ से किससे घिरा हुआ है? जल से, ठीक है। आगे देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप जो कि पूरी तरह से दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। यह चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्रों से घिरा हुआ है। इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। आगे है अंटार्कटिका, एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिण गोलार्ध में है।
दक्षिण ध्रुव ईश महाद्वीप के मध्य में स्थित है। दक्षिण गोलार्ध में और जो दक्षिण ध्रुव है इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। चूंकि यह दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में स्थित है इसलिए यह हमेशा मोटी बर्फ की परतों से क्या होता है, ढका होता है। यहाँ किसी भी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं कर सकता। बहुत से देशों में शोध केंद्र यहाँ स्थित, बहुत से देशों के शोध केंद्र हैं जो यहाँ पर स्थित हैं। भारत के भी शोध संस्थान यहाँ हैं, इनके नाम है मैत्री और भारती। तो एक बार इसको भी देख लेते हैं। क्या नाम था इसका, अंटार्कटिका। देख लेते हैं कहाँ पर है ये इसमें दिखाया नहीं गया है। ये आर्कटिक है और अंटार्कटिक आप कहाँ पर देख सकते हैं, ये अटलांटिक है और ये आर्कटिक है। तो इस प्रकार से थे ये हमारे ये अंटार्कटिक है। ठीक है, इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। जलमंडल, पृथ्वी को क्या कहा जाता है, नीला ग्रह। पृथ्वी का 71% भाग जल तथा 29% भाग स्थल है। जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित हैं, जैसे महासागरों में जल, नदियों में झीलें, हिम नदियाँ, भूमिगत जल तथा वायुमंडल की जल वाष्प सभी सम्मिलित हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है। 97% से अधिक भाग कहाँ पाया जाता है, महासागरों में। एवं वह इतना अधिक खार होता है कि उसका मानव के उपयोग में नहीं आ सकता। जो कि ये देखो, ये ऐसे करके दिखाए गए हैं विश्व का मैप। ये उत्तर अमेरिका दिखाया है, ये दक्षिण अमेरिका, ये संकरे भाग से जड़ा हुआ है, स्थल संधि है, ये यूरोप है, ये एशिया है, ये अफ्रीका है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये अंटार्कटिका है नीचे की तरफ। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा आपको कि अंटार्कटिक कहाँ है। ठीक है, शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतों, हिम नदियों तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। जल का बहुत कम भाग एलवण जल के रूप में पाया जाता है, जो मनुष्य के इस्तेमाल में आता है। यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बावजूद हम पानी की कमी महसूस करते हैं। आगे है महासागर। महासागर जलमंडल के मुख्य भाग हैं। ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। तरंगे, ज्वार भाटा और महासागरीय धाराएं महासागरीय जल की 3 प्रमुख गतियाँ हैं। कौन कौन सी हैं, तरंगे, ज्वार भाटा और महासागरीय धाराएं। ठीक है, बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रमशः 5 महासागर प्रमुख हैं, प्रशांत, अंटार्कटिक, हिंद, दक्षिण महासागर और आर्कटिक। ये क्रम के अनुसार लिखे गए हैं। सबसे पहले प्रशांत महासागर, फिर अंटार्कटिक और फिर हिंद महासागर और फिर दक्षिण महासागर और फिर आर्कटिक महासागर। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। यह पृथ्वी के 1/3 भाग में फैला हुआ है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर लगभग क्या है, वृत्ताकार। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। चित्र को देखिए तथा प्रशांत महासागर के चारों ओर इन महाद्वीपों का पता लगाइए। कौन कौन से हैं, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका। एशिया, ये देखो ये वाला है एशिया, एक मिनट, ये है एशिया, ये है ऑस्ट्रेलिया और ये कौन सा है, उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका। ठीक है, कौन सा है, उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका। और क्या है यहाँ पर, अंटार्कटिक, कौन सा महासागर है यहाँ पर, प्रशांत महासागर। ठीक है, अटलांटिक महासागर विश्व का सबसे बड़ा दूसरा महासागर है। यह अंग्रेजी भाषा में ऐसे आकार का है। इसमें पश्चिम किनारे पर उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका है तथा पूर्वी किनारे पर क्या है, यूरोप एवं अफ्रीका। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अंटार्कटिक महासागर की तट रेखा बहुत अधिक दंतुरित है। यह अनियमित एवं दंतुरित तट रेखा प्राकृतिक पोताश्रयों में एवं पतनों के लिए आदर्श स्थिति है। व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है। हिंद महासागर की ही एक ऐसा महासागर है जिनका नाम किसी देश के नाम पर यानी भारत के नाम पर रखा गया है।
यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में क्या है, ऑस्ट्रेलिया स्थित है। यह महासागर है जो त्रिभुजाकार है। इसका हिंद महासागर के उत्तर में क्या है, एशिया, पश्चिम में क्या है, अफ्रीका तथा पूर्व में क्या है, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। दक्षिण महासागर अंटार्कटिक महाद्वीप के चारों ओर से, दक्षिण महासागर है जो अंटार्कटिक महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है। यह अंटार्कटिक महाद्वीप के उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक फैला हुआ है। आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है तथा यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है। यह प्रशांत महासागर के छिछले जल वाले एक संकरे भाग में जुड़ा हुआ है जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से भी जाना जाता है। यह उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों पर तथा यूरेशिया से घिरा हुआ है। इस प्रकार से ये थे हमारे महासागर यानी कि जलमंडल। आगे हम पढ़ेंगे वायुमंडल के बारे में। पहले हम पृथ्वी की परतें जान लेते हैं। सबसे पहले दिखाया गया है अक्षोभ मंडल, जहाँ पर जीवन है। ठीक है, हवाई जहाज उड़ रहा है। ठीक है। आगे है समताप मंडल, ये वायुमंडल में है सब। यहाँ पर क्या है, रॉकेट ये चल रहे हैं, है ना। उसके बाद है मध्य मंडल, उसके बाद है आयन मंडल, उसके बाद है बहिर्मंडल। आइए एक एक करके इनके बारे में जान लेते हैं। हमारी पृथ्वी चारों ओर से किसी गैस की एक परत से घिरी हुई है जिसे क्या कहा जाता है, वायुमंडल। वायु की यह पतली परत इस ग्रह का वायुमंडल एवं अटूट भाग है। यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं। यह वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से क्या करता है, बचाता है। वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। वायुमंडल को उसके घटनों, तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 परतों में क्या किया जाता है, बांटा जाता है। इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए जैसे क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना है जो कि साफ तथा अशोषक हवा का 99% भाग है। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 27% तथा दूसरी गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन इत्यादि की मात्रा कितनी है, 1%। जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। यह पौधों की वृद्धि के लिए भी क्या होती है, आवश्यक होती है। जो पौधे होते हैं वो ऑक्सीजन को छोड़ते हैं और क्या करते हैं, ग्रहण कार्बन डाइऑक्साइड। ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में क्या आ जाती है, भिन्नता। यह घनत्व समुद्री तट पर सबसे अधिक होता है तथा जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो यह तेजी से घटता जाता है। आप जानते हैं कि पहाड़ों पर पर्वतारोहियों को हवा के घनत्व में कमी के कारण सांस लेने में क्या होती है, कठिनाई होती है। ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उन्हें अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाना पड़ता है। जैसे जैसे हम पृथ्वी पर हैं वहाँ पर हवा का घनत्व ज़्यादा है। अगर हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो क्या है, हवा कम होती जाएगी। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तापमान भी क्या होता है, घटता जाता है। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है। यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। कुछ क्षेत्रों में हमें अधिक दाब महसूस होता है जबकि कुछ क्षेत्रों में कम। वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। कहाँ से, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। गतिशील वायु को पवन कहते हैं। ठीक है, ये देखो, ये हमारे तीनों मंडल दिखाए गए हैं। यह है वायुमंडल, ये है जलमंडल और ये क्या है, स्थल मंडल। जहाँ पर मानव जीवन जीता है वह उसे स्थल मंडल कहते हैं। जलमंडल में जैसे मछली हैं ये जल के थ्रू सांस लेती हैं और ये वायुमंडल है, यहाँ पर पक्षी दिखाए गए हैं। आगे देखते हैं जीव मंडल। जीव मंडल स्थल, जल तथा हवा के बीच का एक सीमित भाग है। ये तीनों का कंबाइन है। यह वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियाँ हैं जो सूक्ष्म जीवों तथा बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती हैं। मनुष्य रहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीवमंडल से जुड़े हुए हैं। जीवमंडल के प्राणियों को मुख्य 2 भागों जंतु जगत एवं पादप जगत में क्या किया गया है, विभक्त किया गया है। पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप में क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी तथा खेतों के लिए
वनों को काटा जाए तो इसे ढलुआ भाग पर मिट्टी का कटाव तेजी से होने लगता है। इसी प्रकार प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप से पृथ्वी की सतह में परिवर्तन हो जाता है। हाल ही में सुनामी के कारण अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का कुछ भाग पानी में क्या डूब गया था। झीलों तथा नदियों में दूषित पदार्थों के प्रवाहित होने से उनका जल मानव के इस्तेमाल के लायक नहीं रह जाता। यह जल दूसरे जीवों को भी क्या होता है, नुकसान पहुंचाता है। उद्योगों, तापीय विद्युत संयंत्रों तथा गाड़ियों का उत्सर्जित पदार्थ वायु को प्रदूषित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है। इसे भूमंडलीय तापन कहा जाता है। इसलिए भूमंडल, वायुमंडल तथा जलमंडल के बीच में प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों के सीमित उपयोग की आवश्यकता है। मतलब हमें देखकर जो पृथ्वी पर साधन हैं उनको सोच समझकर इस्तेमाल करना चाहिए और जितना की हमें ज़रूरत हो उतना यूज़ करना चाहिए, बेकार नहीं करने चाहिए। इस प्रकार से ये था हमारा आज का टॉपिक और मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नई वीडियो के साथ दोबारा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अगर कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ और नए चैप्टर के साथ। ओके, बाय बाय।